गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सब लोग मॉनसून सेशन के बारे में जानते होंगे। पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन है वो आज यानी कि 21 जुलाई से स्टार्ट होगा एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये 12 अगस्त तक यहाँ पे चलेगा। राइट। अब इस टाइम से पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है। नॉर्मली ऐसा होता है कि हर सेशन के स्टार्टिंग से पहले डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज यहाँ पे मिलती हैं एंड डिस्कस ये करती हैं कि आने वाले दिनों का क्या एजेंडा रहेगा, किस तरह से आपस में एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट के अंदर पार्लियामेंट को चलाया जा सकता है, उसकी डिस्कशन होती है। अब यहाँ पर दोस्तों सरकार की तरफ से बोला गया है कि सरकार हर मुद्दे के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। बस ध्यान ये रखना होगा ओपोजिशन को कि जो भी आपका डिस्कशन हो वो परंपरा और नियम के हिसाब से हो, यानी कि जो कन्वेंशंस है और जो रूल्स हैं उसके साथ में ही यहाँ पे डिस्कशन होना चाहिए। बाकी देखो, ऑपोजिशन की पूरी कोशिश रहेगी कि सरकार को यहाँ पे घेरा जाए, सरकार से ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएं, सरकार से ये पूछा जाए कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों बोल रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर मीडिएशन किया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, प्लस बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इसके रिगार्डिंग अभी इतनी ज़्यादा जल्दबाजी क्यों थी कि अभी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी जल्दबाजी में ये सारे काम कर रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे। बाकी इसके अलावा एक जो मुद्दा है वो है महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में। आप लोग नोटिस कर ही रहे हो कि किस तरह से हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी का एक तरह से डिबेट वहां पे छिड़ी हुई है, मराठी नॉन मराठी की। राइट। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर एलजीपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने ये बोला कि महाराष्ट्र में जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने नॉर्थ इंडियन ब्रदर्स के साथ एक तरह से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो आने वाले दिनों के अंदर हमें यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर उठते हुए देखने को मिलेंगे। प्लस बहुत सारे बिल्स भी सरकार पास करने की कोशिश करेगी। तो जैसे जैसे जो चीज़ें होंगी उनके बारे में हम आने वाले दिनों में यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। दोस्तों, डेट है आज की 21 जुलाई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों, अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इस टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है मैं इसी टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू पे ही आप लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है इंडियाज कमिटमेंट टू पैक्ट फॉर द फ्यूचर। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये पैक्ट फॉर द फ्यूचर है क्या। दोस्तों, एक्चुअल में ना अगर हम पिछले साल जाएं, पिछले साल ना 2024 में क्या होता है, 2024 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का समिट था, समिट ऑफ द फ्यूचर, उसमें यहाँ पर पैक्ट फॉर द फ्यूचर एक लैंडमार्क डेक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। अब क्या बोला गया था इस पैक्ट फॉर द फ्यूचर में? देखो, नाम में ही है ना, हम कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन को फ्यूचर के लिए रेडी करना चाहते हैं। प्लस एट द सेम टाइम हम ये चाहते हैं कि हम भी पूरा दुनिया फ्यूचर को प्रॉपर ढंग से तैयार हो पाए, जो अलग अलग चेंजेस आएंगे फ्यूचर के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पैक्ट फॉर द फ्यूचर में बात करी गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कॉन्टेक्स्ट में कि हमें अपने एफर्ट्स और स्पीड अप करने पड़ेंगे ताकि 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाएं एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में हमने जो डिसाइड किया था वहां तक हम पहुंच पाएं। इसके अलावा पैक्ट फॉर द फ्यूचर में बात है ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर इक्वलिटी की। महिलाओं के राइट्स, जो आपके वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनके राइट्स के प्रोटेक्शन यहाँ पे करी जाए। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो यूएन पीस कीपिंग आपके ऑपरेशन है उनको रिव्यू किया जाए एंड कहीं ना कहीं दुनिया भर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं उनके रूट कॉज को एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा न्यूक्लियर एंड बायोलॉजिकल वेपन्स का डिसआर्मामेंट की तरफ एफर्ट्स हमें बढ़ाने चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें एआई को रेगुलेट करने की ज़रूरत है एंड साथ ही साथ आने वाली जनरेशन के लिए हमें एक अच्छा उनके लिए फ्यूचर हमें यहाँ पे देना है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब भारत की तरफ से यहाँ पर इसको कंप्लीट कमिटमेंट यहाँ पे दी जा रही है एट जो हमारा अभी 2025 इनफॉर्मल डायलॉग जो यूएन में हो रहा है, ठीक है, तो उसमें इंडिया ने अपनी तरफ से कंप्लीट कमिटमेंट यहाँ पे इसके रिगार्डिंग शेयर करी है कि भारत भी बिल्कुल चाहता है कि जो 21 सेंचुरी के ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनकी तरफ हम भी साथ में बढ़ें, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं भारत ने बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे समर्थन यहाँ पे दर्शाया है। तो भारत ने ये भी बोला है कि 2028 जब हम रिव्यू करेंगे इस पैक्ट का तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, प्रॉपर डेटा के साथ हम यहाँ पे करें। प्लस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को जो एक्सपेंड करने की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग नेगोशिएशंस हो और क्लियर टाइमलाइंस के हिसाब से होंगे किस तरह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर केवल जो 5 ही मेंबर्स आज के समय हमें परमानेंट मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं उसको हम यहाँ पे एक्सपेंड करें।
जो स्टेटस को है उसको मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो 5 P5 मेंबर्स हैं वो 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ उस समय की सिचुएशन को दर्शाते हैं, पर आज के समय के ऊपर यहाँ पर डेफिनेटली रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो भारत का ये भी कहना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, भारत ने ये भी बोला कि ये जो पैक्ट फॉर द फ्यूचर है, इसका यहाँ पे रिफॉर्म्स जो हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारे G20, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके अंदर भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं फेयर ग्लोबल फाइनेंसिंग यहाँ पे होनी चाहिए अलग अलग मुद्दों के रिगार्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के रिगार्डिंग प्रॉपर फाइनेंसिंग होनी चाहिए एंड बाकी सारे जो इनिशिएटिव यहाँ पे वर्क करते हैं। इसके अलावा डिजिटल कॉपरेशन, एआई को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए एआई एथिक्स एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी यूएन के फ्रेमवर्क के अंतर्गत होना चाहिए। तो भारत इन सभी चीजों को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे सामने दोस्तों जो टॉपिक है वो है आपका 8th इकोनॉमिक सेंसस। अब सेंसस तो सर हमने कई बार पढ़ा है, हाँ सेंसस पढ़ा है, पर इकोनॉमिक सेंसस नहीं पढ़ा। आपको मैं समझाता हूँ। देखो सेंसस जैसे हम लोग डिस्कस करते भी रहते हैं, जैसे 2011 में पिछला सेंसस हुआ था, अब अगला सेंसस यहाँ पे होना जा रहा है। तो ये है हमारा क्या, पॉपुलेशन सेंसस। तो 16वां पॉपुलेशन सेंसस यहाँ पे अब यहाँ पे होगा। पिछला बार जो 15वां पॉपुलेशन सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था। एंड उसमें आप लोग जानते होंगे कि डेमोग्राफी के बारे में इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, एज हो गया, सेक्स हो गया, बहुत सारी इस तरह से इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपने पॉपुलेशन सेंसस में कंडक्ट करी जाती है। पर इसके अलावा एक होता है इकोनॉमिक सेंसस। सर इकोनॉमिक सेंसस में क्या होगा? देखो इकोनॉमिक सेंसस में ना हमारी जितनी भी नॉन फार्म इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट है उनकी हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। उससे क्या होगा, अलग अलग एंटरप्रेन्योरियल यूनिट्स जो हैं कंट्री के अंदर उनके बारे में हमें आइडिया लग पाएगा। प्लस कितने ऑपरेशनल्स हैं, नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कितनी है, उनमें कितने लोगों को यहाँ पे रोजगार मिला हुआ है, उनका फाइनेंसिंग का सोर्स क्या है, किस तरह की टाइप ऑफ ओनरशिप क्या है, बहुत सारा इस तरह से हमें इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में डेटा मिल पाएगा। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन जो होगी ना उसको हम यहाँ पर प्लानिंग के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे। मैंने जब आपको इकोनॉमी में प्लानिंग टॉपिक पढ़ाया था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एक प्लानिंग होती है दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। वो कैसे करोगे प्लानिंग? भाई प्लानिंग तभी कर पाएंगे ना जब हमें डेटा पता होगा कि कितने यूनिट्स हैं, कितने इन्वॉल्व हैं, कितने नहीं हैं, कितने नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, कितने लोग उनमें एम्प्लॉयड हैं, उनका पैसा कहाँ से आता है। वो सारे मुद्दे तो हम तभी टैकल कर पाएंगे जब डेटा होगा। ठीक है ना? तो वो डेटा कहाँ से आएगा? वो डेटा हमें इकोनॉमिक सेंसस यहाँ पे देगा। तो ये जो डेटा होगा ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज यहाँ पे इसको इस्तेमाल करती हैं एंड अपनी यहाँ पे डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज यहाँ पे बना पाएंगी। तो दोस्तों ये जो आपका इकोनॉमिक सेंसस होगा ना, ये इकोनॉमिक सेंसस आपका पॉपुलेशन सेंसस के साथ ही कंडक्ट करा दिया जाएगा कि चलो 16वां पॉपुलेशन सेंसस भी हो रहा है, साथ ही साथ आप 8th इकोनॉमिक सेंसस भी यहाँ पे हम कर देंगे। तो दोनों इकट्ठे करवाने से कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बेहतर रहेगी एंड खर्चा भी हमारा कम होगा। तो दोस्तों जो पहला आपका नोटिस कर पाओगे, जो पहला आपका इकोनॉमिक सेंसस था ना वो 1977 1970 में किया गया था। उस समय लक्षद्वीप को अंदर हमने ये नहीं किया था, बाकी पूरे देश में इसके अलावा 1977 में यहाँ पे हमने कर लिया था। उसके बाद और भी फिर हुए सेंसस, जैसे 1980 में, 1990 में, 1998, 2005, 2013 एंड उसके बाद 7वां वाला 2019 से 21 में कंडक्ट हुआ था। पर एक्चुअली ना उसका डेटा रिलीज नहीं हुआ। जो 7वां वाला इकोनॉमिक सेंसस था ना उसका डेटा नहीं रिलीज हुआ। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे डेटा क्वालिटी के इश्यूज थे एंड कोविड-19 पेंडेमिक से भी डिले वगैरह हो गया था। तो ये 7वें इकोनॉमिक सेंसस का कभी डेटा यहाँ पे रिलीज करा ही नहीं गया। अब ये जो 8वां इकोनॉमिक सेंसस जब होगा तो हमें डेटा इसका मिलेगा। ठीक है ना? तो पहले भी कभी सर ऐसा हुआ है क्या कि दोनों इकट्ठे हुए हों, पॉपुलेशन और इकोनॉमिक सेंसस? द आंसर इज यस। जैसे दूसरा इकोनॉमिक सेंसस जो हुआ था 1980 1981 में, तो पॉपुलेशन सेंसस के साथ में ही करवाया गया था। उसी तरह से जो तीसरा इकोनॉमिक सेंसस था 1990 वाला, तो जो पॉपुलेशन 1991 वाला पॉपुलेशन सेंसस हुआ तो उसके साथ में ही यहाँ पे करवा दिया गया। तो सिमिलरली अब ये जो 8वां इकोनॉमिक सेंसस होगा ये 16वें पॉपुलेशन सेंसस के साथ में ही कंडक्ट करवा दिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली सारा काम हो जाएगा। सर कौन करेगा? दैट इज विल बी डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। हमारी जो मोस्पी है वो यहाँ पे इस काम को देखेगी, इकोनॉमिक सेंसस को। आई होप ये बात आप सबको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला जो टॉपिक हमारे सामने है वो है ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। दोस्तों हमारा जो रामसर कन्वेंशन है, आप सब लोग जानते ही होंगे रामसर कन्वेंशन के बारे में। दरअसल में मैं थोड़ा चलो एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। रामसर कन्वेंशन दरअसल में एक ट्रीटी थी जो 1971 के अंदर अडॉप्ट करी गई थी। ठीक है, जहां बात किस चीज की हुई थी? वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स की। इसमें ये नहीं कहा कि वेटलैंड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नहीं, सस्टेनेबल ढंग से उसका इस्तेमाल होना चाहिए। एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में आप लोग जानते होंगे कि दुनिया भर में हमें रामसर साइट्स आपको देखने को मिलती रहती हैं। जैसे भारत में आज के समय आपको टोटल 91 रामसर साइट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी, राइट।
पिछले महीने की ही बात है कि 2 नई रामसर साइट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, खिचान इन फ्लौदी एंड मिनार इन उदयपुर राजस्थान। तो राजस्थान की इन साइट्स को यहाँ पे पिछले महीने ही रामसर के अंदर ऐड किया गया। तो पहले 89 हुआ करती थी, अब यहाँ पे 2 ऐड करके भारत की 91 रामसर साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ये जो रामसर साइट्स का या रामसर कन्वेंशन का जो सेक्रेटरीट है ना, उसके द्वारा रिपोर्ट निकाली गई है ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक। ये समय समय के ऊपर ये रिपोर्ट निकालता रहता है ताकि पता लग पाए कि दुनिया भर के वेटलैंड की क्या सिचुएशन है, किस तरह के चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, कैसे उनको बेहतर कर सकते हैं। अब इस बार का अगर हम बात करें ना, तो इसने पहली बात तो ये बताई है कि दुनिया का जो 6% हिस्सा है ना, वहां पर आपको वेटलैंड्स देखने को मिल जाएंगे। लगभग 1400 से 1800 मिलियन हेक्टेयर जो धरती का है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन है बाय द वेटलैंड्स। तो 6% के आसपास वो नंबर बनता है। बाकी 1970 से बाद की बात करें ना, तो लगभग 411 मिलियन हेक्टेयर वेटलैंड्स वो लॉस्ट हो गए हैं। क्यों लॉस्ट हो गए हैं? क्योंकि भाई इतना ज़्यादा हमने अर्बनाइजेशन कर दिया, बहुत तेजी से इंडस्ट्रीज हमारी ग्रो हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। देखो ये जब चीज़ें होंगी, इनके लिए जगह चाहिए होगी, तो क्या साइड होते रहेंगे, हमारे वेटलैंड्स, हमारी लेक्स वगैरह हमारी साइड होती रहेंगी। एंड ऐसा हमें देखने को मिलता है कि 1970 के बाद अभी तक 22% कमी देखने को मिली है वेटलैंड के एक्सटेंट के अंदर। और साथ ही साथ अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे यूरोप में जो सूखा पड़ना है वो एक मेजर थ्रेट है वेटलैंड्स को। बाकी नॉर्थ अमेरिका के अंदर इन्वेजिव स्पीशीज का होना वो सबसे बड़ा थ्रेट है। एंड अगर हम बात करें और भी इस तरह से अलग अलग रीजन के स्पेसिफिक हमें अलग अलग इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताई गई है बाय द सेक्रेटरीट ऑफ रामसर कन्वेंशन, वो ये है कि वेटलैंड की क्या स्थिति है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन उस देश की इनकम के साथ है। कहने का मतलब ये, जैसे अफ्रीका के देश जो है ना, वो ज्यादा गरीब है ना, ठीक है, वहाँ इनकम कम है, बिल्कुल। तो भाई वहाँ वेटलैंड की सिचुएशन भी काफी खराब है। ओके, वेयर अगर हम बात करें यूएस हो गया या यूरोप की देशों की बात करें, वहां पर देखो लोगों की इनकम कंपैरेटिवली उस देशों की इनकम ज्यादा है, वहां वेटलैंड की स्थिति कंपैरेटिवली हमें बेटर देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब जो देश पुअर है वह वेटलैंड की स्थिति काफी खराब है, जो देश काफी अच्छा कर रहे हैं वहां कंपैरेटिवली सिचुएशन वेटलैंड की बेटर है। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। बाकी देखो दुनिया भर में बहुत सारे इनिशिएटिव चलते हैं वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए, जैसे एक तो रामसर कन्वेंशन हमने डिस्कस कर ही लिया, उसके अलावा मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, ठीक है ना, ये उन पर्टिकुलर वेटलैंड्स की लिस्ट को मेंटेन करता है जो कहीं ना कहीं काफी थ्रेट फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग द चेंजेस इन देयर इकोलॉजिकल कैरेक्टर। भारत में ऐसे आपको 2 साइट्स हैं जो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक है आपका क्विलादो नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर, एंड दूसरा आपको लोकटक लेक मणिपुर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम नोटिस करते हैं कि आपकी कॉप होती रहती है, जैसे रामसर कन्वेंशन की कॉप 15 जो होगी वो यहाँ पे जिम्बाब्वे में कंडक्ट होगी, जहां पर फर्दर डिस्कशन किया जाएगा वेटलैंड्स के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा हमारा जो सीबीडी है, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो भी यहाँ पर इनलैंड वाटर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, खासकर अगर हम गोल नंबर 6, गोल नंबर 13 एंड गोल नंबर 15 की बात करें ना, तो वो जो आपके गोल्स हैं ये आपके इन्हीं के साथ यहाँ पे रिलेट करते हैं। अब आपको एक काम क्या करना है, काम आपको ये करना है कि एसडीजी गोल नंबर 13 एंड 15 क्या है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। सर 6 क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि 6 मैं आपको बता दूंगा। 6 है आपका यहाँ पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का। एक्चुअली ना ये गोल्स याद करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना मेंस के आंसर राइटिंग के अंदर हम इनको कहीं ना कहीं ऐड ऑन कर सकते हैं, तो दीज थिंग्स हेल्प, तो इसलिए याद होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर वाइज, तो आपको आंसर करने में थोड़ी बेहतरी रहेगी। ठीक है, तो 13 और 15 का आप मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी भारत की तरफ से भी यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वेटलैंड रूल्स 2017 हैं जो हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत बनाए हैं ताकि वेटलैंड्स को लीगल प्रोटेक्शन दी जा पाए। उसके अलावा हमारा एक नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहां पर हम अपने स्टेट गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं ताकि वो वेटलैंड और लेक को यहाँ पे कंजर्व कर पाए। ठीक है ना, तो बाकी इनफैक्ट अगर हम बात करें तो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज बनाई गई हैं जो साइट स्पेसिफिक, ठीक है, कंजर्वेशन देखती हैं स्टेट लेवल के ऊपर अंडर द गाइडेंस फ्रॉम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारा जो यूनियन बजट था 2023-24 का, वहां पर भी हमने रामसर साइट्स के कंजर्वेशन की बात करी थी अंडर द अमृत धरोहर स्कीम यूजिंग कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच, लोगों को इन्वॉल्व करके यहाँ पे हमने इनको कंजर्व करने की बात करी थी। इसके साथ ही नमामि गंगे
प्रोग्राम जो है ना हमारा, उसके अंतर्गत हम वेटलैंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन एरियाज के अंदर। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक एंड वेटलैंड्स के इन जनरल आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है विंबलडन 2025 के कॉन्टेक्स्ट में। देखो ये ना न्यूज़ पुरानी है, एक्चुअली कल संडे था तो हम लोग देख रहे थे कोई ऐसी टॉपिक जो हमने मिस कर दिया हो। एंड एक्चुअली स्पोर्ट्स वाले टॉपिक्स में दिक्कत यही आती है कि यूपीएससी में बहुत अजीबोगरीब कई बार स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, पर पिछले कुछ सालों में 3-4 साल में बीच बीच में स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें एक आइडिया जरूर होना चाहिए, खासकर उन इवेंट्स का जो काफ़ी बड़े इवेंट्स होते हैं, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक को भी हम कवर कर ही लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें क्लियरली पता होनी चाहिए। देखो अगर हम बात करें ना टेनिस की, तो आप लोग जानते होंगे टेनिस के कॉन्टेक्स्ट में आपको 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो आपका होता है ना साल के अंदर, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ये जनवरी के अंदर स्टार्ट होता है और ये हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे फ्रेंच ओपन, जिसको हम लोग रोनाल्ड गैरोस के नाम से भी जानते हैं, ये मई जून के महीने में होता है और ये क्ले कोर्ट के ऊपर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। जो लोग टेनिस के फैन हैं वो आप मुझे बताना कि कौन सा प्लेयर है जो क्ले में बहुत अच्छा खेला करता था, ठीक है ना। कुछ ही टाइम पहले वो रिटायर हुए, तो थोड़ा बताना मुझे इसके कॉन्टेक्स्ट में। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें विंबलडन की, तो विंबलडन आपका जून जुलाई में आपका होता है, तो ये नेचुरल ग्रास कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। एंड अगर हम बात करें यूएस ओपन की, ये अगस्त सितंबर मंथ में होगा और ये हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। दुनिया में अगर हम बात करें जो टॉप 3 मेन जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल सिंगल सबसे ज़्यादा जीते हैं, तो उसमें नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, ठीक है, रॉजर फेडरर का आपको नाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप बता सकते हो। बाकी इसके अलावा टॉप 3 वुमेन ग्रैंड स्लैम टाइटल्स की बात करें, उसमें मार्गरेट कोर्ट, उनके अलावा सेरेना विलियम्स एंड स्टेफी ग्राफ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस बार जो अभी विंबलडन 2025 हुआ ना, उसमें जेनिक सिनर, ठीक है, इन्होंने कार्लोस अल्कराज को यहाँ पे डिफीट किया, ठीक है, जो विंबलडन के फाइनल के अंदर। दरअसल में आज के टाइम के ऊपर जो जेनिक सिनर है ना, इनका पोजीशन 1 ही है एंड कार्लोस अल्कराज की रैंकिंग जो है वो सेकंड ही आपको देखने को मिलती है। तो इनके बीच ही फाइनल हुआ था एंड जिसमें जेनिक सिनर ने यहाँ पे विक्ट्री यहाँ पे प्राप्त करी। ये तो थी मेल्स के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो उसमें आप नोटिस कर पाओगे जो ईगा स्वाइतिक, ठीक है ना, इन्होंने अपना यहाँ पर पहला जो विंबलडन था वो यहाँ पे जीता। ये दरअसल में पोलैंड को बिलोंग करती हैं, ठीक है, और ये जो जेनिक सिनर हैं ये इटली को बिलोंग करते हैं, राइट। अब ये जो आपका ईगा स्वातिक ने ये जो विंबलडन जीता, उन्होंने जीता बाय 6-0, 6-0। दरअसल में ना ये अपने आप में, इसको हम लोग बोलते हैं डबल बेगल। जब मैंने बात करी ना डबल बेगल की, ये बेगल वर्ड का मतलब क्या होता है? बेगल वर्ड दरअसल में जीरो से आया है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दोनों सेट जीते और सामने वाले को सिर्फ 0-0 पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। तो ऐसा केस होता है जहां पर एक प्लेयर दोनों सेट की सारी गेम्स यहाँ पे जीत गया, किसी और को सामने वाले ने कोई भी एक सेट, मतलब दोनों सेट में कोई भी गेम नहीं जीती, तब उसको बोलते हैं हम डबल बेगल। तो इस तरह से केवल दूसरी बारी ऐसा हुआ था कि विंबलडन के फाइनल के अंदर यहाँ पर हमें डबल बेगल हमें देखने को मिला है। तो ये डबल बेगल वर्ड भी आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है, बट मोस्टली आपको मेन सिंगल और वुमेन सिंगल का ही पता होना चाहिए, बस इतना काफी है। बाकी चीजें अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है, राइट। लास्टली विंबलडन टेनिस में सबसे पुराना और मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट माना जाता है, राइट। ये विंबलडन लंदन यूके में खेला जाता है एंड एकमात्र ऐसा ही आपका टूर्नामेंट है जो अभी भी नेचुरल ग्रास कोर्ट के ऊपर ही खेला जाता है। इसका पहला एडिशन 1877 में हुआ था। उस समय केवल मेन सिंगल होता था, पर आगे जाके और भी चीजें जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल, मिक्स डबल यहाँ पे आपको खेले जाते हुए देखने को मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक हमारा बोलीविया के कॉन्टेक्स्ट में है। देखो बोलीविया अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि भारत ने ना बोलीविया को 3 लाख डोजेज यहाँ पे भेजी हैं मीजल्स रुबेला वैक्सीन की। मैं थोड़ा आपको यहाँ पे ना मीजल्स के बारे में पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों मीजल्स की जब हम बात करते हैं ना, ये आपकी एक वायरल डिजीज है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक बहुत तेजी से फैलती है, चाहे वो खांसने की वजह से हो गया, स्नीजिंग हो गया, या सेम एयर को ब्रीथ करने से। तो ये जो वायरस होता है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है एंड फिर बॉडी में इस तरह से स्प्रेड कर जाता है। अब ऐसा बताया जाता है कि एक बार एक किसी पर्सन की बॉडी पे रैशेज अपीयर होने लग जाए ना, उससे 4 दिन पहले से लेकर रैशेज अपीयर होने के मतलब खत्म होने के 4 दिन बाद तक, ठीक है ना, तो तब तक एक पर्सन दूसरे पर्सन को यहाँ पे जो मीजल्स है वो
ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें, नॉर्मली इसकी ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा देखी गई है कि एक पर्सन 90% तक आपने क्लोज कॉन्टैक्ट को यहाँ पे इन्फेक्ट कर सकता है। एंड मीजल्स के होने से ना ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, या फिर इंसेफ्लाइटिस जिसको हम ब्रेन इन्फ्लेमेशन के नाम से भी जानते हैं, डायरिया हो गया, निमोनिया, ईयर इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। खासकर जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, माल नरिश्ड जो लोग हैं, एंड साथ साथ जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे फॉर एग्जांपल HIV पेशेंट्स की, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा देखने को मिल जाएगा। अब ध्यान ये रखना है कि मीजल्स का कोई स्पेसिफिक क्योर आपको नहीं देखने को मिलता, एंड फोकस यही होता है कि पानी अच्छे से पिए, अच्छा खाना खाएं, एंटीबायोटिक्स आपको मिले, विटामिन ए के सप्लीमेंट्स मिल जाएं, उससे थोड़ा आपको यहाँ पे राहत मिलती है। तो बोलीविया के अंदर आज के समय बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपको मीजल्स देखने को मिलेंगे। तो भारत ने यहाँ पर 3 लाख डोजेस मीजल्स रुबेला वैक्सीन की यहाँ पर भेजी हैं टू बोलीविया। अब बोलीविया आप लोग जानते ही होंगे, बोलीविया आपका साउथ अमेरिका के अंदर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री देखने को मिलेगा, जिसका जो नेबरिंग कंट्रीज उसमें ब्राजील, पेरू, चिली, पैराग्वे और अर्जेंटीना, आपको ये देश आपको इसके नेबरिंग कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। तो बोलीविया के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान ये रखना है, ये अपने आप में क्या है, दिस इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। बाकी आप लोग जानते होंगे यहाँ साउथ अमेरिका से आपकी एंडीज माउंटेन ग्रोथ जाती हुई देखने को मिलती हैं। प्लस साथ ही साथ यहाँ पेरू और बोलीविया के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। व्हाट इज द नेम? द नेम इज लेक टिटिकाका। ठीक है, बहुत बहुत फेमस लेक है लेक टिटिकाका। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल फ्रेश लेक आपको देखने को मिल जाएगी। ये कुछ बातें हैं बोलीविया के कॉन्टेक्स्ट में जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो बोलीविया का नाम है ये कहाँ से आया। दरअसल में दोस्तों इसका नाम आया है साइमन बॉलीवर से। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक्चुअल में ना जब हम बात करते हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, तो मोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट था वो स्पेनिश कंट्रोल में था। तो स्पेन जो था मोस्टली इन अलग अलग देशों को कंट्रोल करता था। बट साइमन बोलीवर एक यहाँ पर पर्सन सामने आते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने अलग अलग मिलिट्री कैंपेन्स को यहाँ पे लीड किया, एंड उनके कैंपेन्स की वजह से हमें नोटिस करने को मिलता है कि जैसे आपका वेनेजुला हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, इस तरह अलग अलग देशों को इंडिपेंडेंस लाने के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए इनको द लिबरेटर के नाम से भी जाना जाता है। एंड इन्हीं के नाम के ऊपर, साइमन बोलीवर के नाम के ऊपर, हमें बोलीविया देश का नाम पड़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी उन्होंने इनके बारे में काफी ज्यादा सुना होगा, अगर आप डिटेल में अच्छे से बोलीविया अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ते हो, ठीक है ना। तो बाकी इसके अलावा नोटिस कर पाओगे यहाँ पर आपको माउंट साजमा, ठीक है, ये हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिल जाएगी, और ये साउथ अमेरिका के वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर्स, नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स में आता है। एंड बोलीविया अपने आप में मिनरल्स में काफी रिच है, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक, सिल्वर, टिन, लेड का काफी ज्यादा एक्सपोर्ट भी इनके द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों बोलीविया और मीजल्स के कॉन्टेक्स्ट में जो आपको क्लियर होनी चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, राइट। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, या सैटरडे जो होमवर्क दिया था, एक था अनस्टार्ड क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में। अनस्टार्ड क्वेश्चन दोस्तों हमारे रिटन क्वेश्चंस होते हैं, ना कि ओरल। ओरल क्वेश्चंस तो हमारे स्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। आकाश प्राइम की बात करें तो इसकी रेंज रफली 25 से 30 किलोमीटर के आसपास ही है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। सेनेगल की बात करें तो दोस्तों सेनेगल आपकी लैंड लॉक कंट्री नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ये अटलांटिक ओशन के साथ अपना वेस्टर्न साइड पे अपना बॉर्डर यहाँ पे टच, मतलब बॉर्डर है, तो ये तीसरा आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एंड लास्टली कारा की बात करें, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, तो बिल्कुल ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत ही ऑपरेट होती है, एंड ये लिंक्ड है टू चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।